फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफर पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि डी फोस्टर के सिलसिले में वो मुझसे और तहजीब से कोई काम लेना चाहता है। जाहिर है ये मामला राजदारी का मतकाजी था और किंग अटलस राजदारी बरतने का आदी मालूम होता था। अगर ऐसा ना होता तो वो कई ममालिक के खतरनाक एजेंटों से इतने अरसे तक डी फोस्टर को पोशीदा नहीं रख सकता था। मशरकी पहाड़ियों की समत पैदल चलते हुए मुझे तहजीब का ख्याल आया और मुझे हंसी आ गई। खुदा जाने वो कहाँ और किस चक्कर में होगी। कामयाबी तो खुद मेरी समत चल कर आ गई थी और वो भी इस तरह कि मेरे पास तहजीब को इत्तला देने तक का वक्त नहीं था। कैंप के आखिरी सिरे तक पहुंचने के बाद मैं उस चट्टानी रास्ते पर हो लिया जो आगे जाकर मशरकी पहाड़ियों से मिल जाता था। मशरकी पहाड़ियों तक पहुंचने का यही करीब तरीन रास्ता था। मैं ये मालूम करने के लिए खासा बेचैन था कि किंग अटलस ने मुझे क्या बात करने के लिए बुलवाया है। गालिब इम्कान तो यही था कि उसने मुझे डी फोस्टर के सिलसिले में ही बुलवाया होगा, लेकिन अगर कोई और मामला हुआ तो इससे आगे मैं कुछ भी न सोच सका, इसलिए कि उसी वक्त मेरे सामने वाली चट्टान से बहुत से संगरेजे उड़कर फजा में बिखर गए थे। उस चट्टान से एक गोली टकराई थी जिसे यकीनन किसी साइलेंसर लगी हुई राइफल से फायर किया गया था। मैं बड़ी तेजी से जमीन पर बैठ गया। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मेरे जहन में यही ख्याल आया कि मुझे उन लोगों ने घेर लिया है जिनकी निशानदही बढ़ने की थी। कसूरवार मैं खुद था, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में कुछ इस तरह डूब गया था कि ताकुब का ख्याल ही न रख सका और अब इस वीराने में उन मुसल्ला लोगों ने मुझे घेर लिया था। उस वक्त तक मैं आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था, इसलिए ये इम्कान भी नहीं था कि कोई मेरी मदद को ही आ जाएगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि एक बार फिर सनसनाहट की आवाज के साथ कई गोलियां मेरे सर पर से गुजरी और इस बार भी सामने वाली चट्टान से बहुत से संगरेजे उड़ते दिखाई दिए, लेकिन इस बार मैंने फायरिंग की समत का तायुन कर लिया था। यह अंदाजा भी हो गया था कि हमलावर एक से ज्यादा नहीं है। अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं रह गया था कि हमलावर को बख्श दूं। एक आदमी से तो बासानी निपटा जा सकता था। मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और मुख्तलिफ चट्टानों की आड़ लेता हुआ बिल आखिर उस बड़ी चट्टान के पीछे पहुंच गया जिसके अकब से हमलावर ने फायरिंग की थी। उसके हाथ में जदीद साख्त की एक लंबी सी राइफल दबी हुई थी और वो बेचैनी से सामने की समत नजरें दौड़ा रहा था। मैं दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर उसे अपने अकब में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने तेजी से पलटकर पूरी कुव्वत से राइफल घुमाई। अगर मैं फुर्ती से एक तरफ न हट गया होता तो लठ की तरह घुमाई गई राइफल मेरे सर पर पड़ी होती। इसके साथ ही मैंने उसे पहचान लिया। वो टोनी था। उसे देखकर मेरा खून खोल उठा। उसका वार खाली देते ही मैंने बिजली की सी तेजी से झुककर उसकी दोनों टांगे खींच ली। वो पथरीली नाहमवार जमीन पर चित गिरा था। उसकी हलक से एक करा खारिज हुई और राइफल उसके हाथ से छूट गई। मेरा ख्याल था कि इतनी शदीद चोट आने के बाद वो उठने के काबिल नहीं रहा होगा, लेकिन वो न सिर्फ उठा बल्कि उसने अपनी आस्तीन से चाकू भी निकाल लिया। मैं 2 कदम पीछे हट गया। टोनी की होंठ बीचे हुए थे और उसकी नजरें मुझ पर मरकूज थी। वो जरा सा आगे की तरफ झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका चाकू वाला हाथ आगे की तरफ फैला हुआ था। उसके हर अंदाज से महारत टपक रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो चाकूबाजी में बेइंतहा महारत का हामिल है। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं उसकी चाकूबाजी के सामने नहीं ठहर सकूंगा। वो पलक तक नहीं झिपका रहा था और उसके होंठों से एक सफाकाना मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। मैं उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। हमारे दरमियान फासला बरकरार था। उसे हमला करने की कोई जल्दी मालूम नहीं होती थी और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वो उजलत का मुजाहरा करता तो मैं उसकी किसी गलती से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता, मगर उसके अंदाज से यूं मालूम हो रहा था जैसे एक ही वार में मेरा काम तमाम कर देना चाहता हो। वो मेरी कैफियत से लुत्फानंदोज हो रहा था और मैं अपने औसान बहाल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसे निहत्ता करना जरूरी था। इसके बगैर हमारे दरमियान बराबर का मुकाबला नहीं हो सकता था, लेकिन वो जिस्मानी ताकत के एतबार से भी मुझसे बहुत बरतर था। लिहाजा अगर मैं किसी सूरत से उसे निहत्ता करने में कामयाब हो जाता
तब भी बर्तरी उसी को हासिल रहती। दफातन उसने झपट कर मुझ पर हमला कर दिया। चाकू का फल फजा में एक तवील चमकदार कोस बनाता हुआ मेरे दिल की तरफ आया। तमाम तर दुश्मनी के बावजूद मैं टोनी को उसकी महारत की दाद देने के लिए मजबूर था। उसने बिजली की सी सुरात से मुझ पर हमला किया था और उसका हमला किसी न किसी हद तक कारगर भी हो गया होता अगर उसी वक्त मेरे पैर किसी चीज से उलझने की वजह से मैं पीछे की तरफ गिर न गया होता। लेकिन इसके बावजूद उसके चाकू की नोक मेरी जैकेट को काटती हुई गुजर गई थी। मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि मेरे पैरों से टकराने वाली चीज वही राइफल थी जो टोनी के हाथ से गिरी थी। अपना वार खाली जाने की वजह से टोनी जिंजिला गया और उसने चाकू समेत मुझ पर छलांग लगाई, मगर मैं तेजी से करवट लेकर उसकी जद से निकल गया। चाकू की नोक पथरीली जमीन से टकराई थी। करवट लेकर उसकी जद से निकलते ही मैं औकाब की तरह राइफल पर झपटा और उसे उठाकर पीछे हटता चला गया। फुर्ती के मामले में मैंने टोनी को बुरी तरह से मात दे दी थी, इसलिए कि जब मैंने कई कदम पीछे हटकर राइफल से उसका निशाना लिया उस वक्त तक वो पूरी तरह उठ भी नहीं सका था। बस रुक जाओ टोनी, मैंने दांत पीस कर कहा, वरना तुम्हारी खोपड़ी के चीथड़े उड़ जाएंगे। टोनी अपनी जगह साकत हो गया। चाकू अब भी उसकी मुट्ठी में दबा हुआ था, मगर अब उसकी आंखों में खौफ और हैरत के तासुरात थे। याद है टोनी, परसों कैंप में तुमने और तुम्हारे साथियों ने मेरा क्या हशर किया था? मैं गुर्राया। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या हशर करूं? जवाब में टोनी सिर्फ अपने होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। उसकी आंखों में नजर आने वाली खौफजदगी में इजाफा हो गया। सुना है तुम बहुत बहादुर आदमी हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैंने राइफल की लबलबी पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। नहीं, टोनी हाथ उठाकर हकलाया, मुझे मत मारो, तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? परसों का दिन याद करो टोनी, जब कैंप में तुमने और तुम्हारे आदमियों ने मुझे बेदर्दी से मारा था। उस वक्त तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आया था, लेकिन हमने तुम्हें जान से तो नहीं मारा था। टोनी ने बेबसी से कहा, फिर तुम क्यों मेरी जान लेने के दर पे हो रहे हो? अभी कुछ ही देर कबल तुमने दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश की है टोनी, मैंने तंजिया लहजे में कहा। क्या राइफल से फायरिंग करके और चाकू से मुझ पर हमला करके तुम अपने खैर सगाली के जज्बात का ऐलान कर रहे थे? टोनी का चेहरा तारीक हो गया। फिर उसने अचानक ही वो हरकत कर डाली जिसकी मैं उससे किसी वक्त भी तवक्को कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ चाकू मुझ पर खींच मारा था। इंतहाई उजलत के बावजूद उसने कमाल महारत का मुजाहरा किया था। चाकू सीधा मेरे दिल की तरफ आया था और अगर मैंने जरा सा भी तसाहुल बरता होता तो चाकू मेरे दिल में पेवस्त हो गया होता। क्योंकि मैं उससे इस हरकत की तवक्को कर रहा था, इसलिए उसके इस वार से बचना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल साबित ना हुआ। मैं जरा सा दाईं जानिब को हटा था और चाकू मेरे बाईं जानिब से गुजरता हुआ अकब में किसी चट्टान से टकराकर खट की आवाज के साथ संगी जमीन पर गिर पड़ा। तुमने अपनी आखिरी हसरत भी पूरी कर ली टोनी, और खुद को मिलने वाली किसी मुमकिना रायत के इम्कान को भी खुद अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। तुम वो नहीं हो जो जाहिर करते हो, टोनी ने थूक निगल कर बुराई हुई आवाज में कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने फुर्तीले भी हो सकते हो। फिर परसों तुम कैसे पिट गए थे? तुम शायद बातें करके मेरी तवज्जो अपनी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखो, अब तुमने जरा सी भी जुम्बश की तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने उसे उठने के लिए पर तोलते देखकर वार्निंग दी। हाँ, तो तुम पूछ रहे थे कि मैं परसों तुम लोगों से क्यों पिट गया था। इसका मुख्तसर और आसान जवाब ये है कि मैं उस वक्त कैंप में कोई हंगामा नहीं करना चाहता था, वरना तुम जैसे बुज़दिलों से निपटना क्या मुश्किल है। इस राइफल के जोर पर तुम जो भी कहोगे मैं सुनने के लिए मजबूर हूँ, टोनी ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैंने गलत नहीं कहा टोनी, राइफल से एक निहत्ते आदमी पर हमला करना बुज़दिली है। इसी तरह बज़ाहिर कमजोर आदमी पर खामखा हाथ उठाने वाले को भी मैं बुज़दिल समझता हूँ। तुम भी तो राइफल से एक निहत्ते आदमी पर हमला करने जा रहे हो। मैंने एक और कहकहा लगाया। यह राइफल मैंने तुमसे छीनी है टोनी, और वो चाकू भी जिससे तुम मुझ पर हमलावर हुए थे। और ये भी सुन लो कि तुम कमीनी फितरत के मालिक हो। जिस वक्त तुम लोगों ने कैंप में मुझे मारा था, मैंने उसी वक्त तुमसे इंतकाम लेने का तहैया कर लिया था, और मैं जिस काम का तहैया कर लेता हूँ उसे पूरा जरूर करता हूँ। तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? टोनी ने खौफजदा अंदाज में कहा। मैं चाहूँ तो फायर करके तुम्हारे दोनों घुटने तोड़ दूं और तुम्हें मरने के लिए यहीं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मेरी निगाह में तुम एक खारिज ज़दा कुत्ते से भी बदतर हो, लेकिन मुसीबत ये है कि तुम खुद को शेर समझने के आदी हो।
और मैं कुत्तों को उनकी औकात जरूर याद दिलाया करता हूँ। टोनी की इस कदर तौहीन शायद जिंदगी भर में नहीं हुई होगी। उसका चेहरा तारीक पड़ गया, लेकिन मेरा अगला कदम टोनी के लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने राइफल एक तरफ उछाल दी। मैं अपने हाथों से तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, चल उठ, मैंने इंतहाई अहानत आमेज अंदाज में कहा। चंद लम्हों तक उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। फिर दफातन उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो उठकर पागलों की तरह मुझ पर झपट पड़ा। उसने अपनी दाईं टांग से मुझ पर हमला किया, मगर मैं हर तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार था। अगर मैं पूरी तरह तैयार न होता तो उसके अगले वार की जद में आ गया होता। उसका पंजा मेरी पसलियों पर पड़ा होता। मैं न सिर्फ कमांडो के उस वार से बखूबी वाकिफ था, बल्कि इस दाव का तोड़ भी जानता था। मैंने दोनों हाथों की हथेलियां उसके पंजे पर मारी और उसके साथ ही पलटकर अपने पांव की एड़ी उसके जबड़े पर रसीद कर दी। एड़ी रसीद करने में मैंने जरा बराबर भी रियायत नहीं बरती थी। टोनी की बांछों से खून बहने लगा। उसका मुंह फट गया था। मुमकिन है 2-4 दांत भी हिल गए हों। मैंने भी तो आखिर पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी। टोनी ने दोनों हाथों से अपना जबड़ा दबा लिया। शायद तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उसके मुंह से बहने वाला खून उसके हाथों पर से होता हुआ कोहनी से कतरा कतरा जमीन पर टिपकने लगा। मैंने मौका गनीमत जानकर उस पर छलांग लगा दी, लेकिन वो अपने हवास में था। एक तरफ हटकर मेरी जद से निकल गया और मुझे पथरीली जमीन चाटना पड़ी। जमीन पर गिरते ही अपनी चोटों की परवाह किए बगैर मैंने तेजी से करवट बदली और उछलकर खड़ा हो गया। मेरे गिरते ही टोनी ने मुझ पर छलांग लगाई थी। अगर मैंने करवट बदलने में एक लम्हे की भी ताखीर की होती तो टोनी मुझे छाप बैठता। अब मेरी जगह वो जमीन पर पड़ा था। मेरी तरह उसने भी करवट बदल कर उठने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही मैं उसके सर पर पहुंच चुका था और फिर मैंने निहायत तेजी का मुजाहिरा करते हुए एक भरपूर ठोकर उसकी गुद्दी पर मारी। मेरी ठोकर ने टोनी की खोपड़ी हिला कर रख दी। उसके हलक से कर्मनाक करा खारिज हुई। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कोई मौका दे दिया और उसकी गिरफ्त में आ गया तो वो मेरा कचूमर भी बना सकता है। चुनाचे मैंने उसकी अगली ठोकर मारी, लेकिन उसी वक्त उसने मेरी तरफ करवट बदल ली। नतीजा ये हुआ कि ठोकर उसकी खोपड़ी के बजाय उसकी नाक पर पड़ी। उसकी नक्सीर फूट गई और नाक से बल बल करके खून बहने लगा। ये गोया उसका इख्तिताम था, मगर मैंने उसी पर इक्तफा नहीं किया और उसे मुसलसल ठोकरों पर रख लिया। मेरा हदफ उसकी गर्दन से ऊपर का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि चंद ही लम्हों के अंदर अंदर उसका चेहरा नाकाबिले शिनाख्त हो गया और वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। मैंने उसे बालों से पकड़कर चंद झटके दिए, मगर इतनी ठोकरें खाने के बाद उसे होश रह भी कहां सकता था। मैं उसे छोड़कर हट गया। वक्ती तौर पर मैं भूल ही गया था कि मैं किंग अटलस से मिलने जा रहा था। टोनी के बेहोश होते ही मुझे याद आया कि किंग अटलस मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन राइफल वहां छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था। ये सोचकर मैं राइफल उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त तालियां बजने की आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा और एक चट्टान के अकब से मुझे किंग अटलस और तहजीब माल्कम एक्स निकलते दिखाई दिए। तुमने कमाल कर दिया लड़के, किंग अटलस ने तारीफी अंदाज में कहा। अब मेरी समझ में आया कि तुमने वहां 9 अफराद को कैसे ठिकाने लगाया होगा। मैंने हैरत से किंग अटलस को देखा। मैं समझा नहीं किंग, मैंने पलकें झिपकाते हुए कहा। इस एक आदमी की शिकस्त और 9 अफराद की हलाकत में क्या निस्बत है? इसे एक आदमी मत कहो, ये 1 मैन गैंग है। मुझे इसकी सलाहियतों पर बड़ा नाज है। कमाल है किंग, तुम्हारा ये 1 मैन गैंग तो बड़ी आसानी से ठंडा हो गया। आसानी तो क्या, इसे मुश्किल से भी ठंडा करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे खुदा, तुम्हारे जिस्म में तो जैसे बिजलियां भरी हुई मालूम होती हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है किंग, ये तुम्हारा तरतीब दिया हुआ ड्रामा था ताकि तुम मेरी सलाहियतों का अंदाजा कर सको। तुम बिल्कुल ठीक समझे। इस वक्त मैंने इसीलिए तुम्हें बुलवाया था ताकि बेखबरी में टोनी से तुम्हारा मुकाबला हो और मैं उसे देख सकूं। ये बात हलक से नहीं उतरती किंग। उसके पास राइफल थी और गोली के सामने तो कोई भी नहीं ठहर सकता। ये किस किस्म का मुकाबला था? ओह, गलत मत समझो। उसे हिदायत कर दी गई थी कि फायरिंग सिर्फ तुम्हें मुतवज्जे करने के लिए करे। क्या तुम इस बात से भी बेखबर थे कि उसके पास चाकू मौजूद है जिसे वो किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकता है? नहीं, किंग ने कहा। मुझे मालूम था कि उसके पास चाकू मौजूद है, लेकिन उसने खामोश होकर तहजीब की तरफ देखा। इस बात की जमानत मैंने दी थी कि वो चाकू की मदद से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तहजीब ने कहा। मैंने तहजीब को घूरा और वो जवाब में जिस अंदाज से मुस्कुराई उसे फखरिया ही कहा जा सकता है।
अब यहाँ कब तक खड़े रहोगे? किंग ने कहा, आओ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। किंग अटलस के साथ मैं और तहजीब एक गार में पहुंचे। ये था तो कुदरती गार ही, मगर उसमें इंसानी हाथों की हुन्नाई भी शामिल थी। गार का मुंह इस तरह से बंद कर दिया गया था कि मसनूई नहीं मालूम होता था। उसके खुले और बंद होने का दारोमदार एक मैकेनिज्म पर था। उस गार को अंदर से बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। गालबन वो किंग अटलस के खुफिया ठिकानों में से एक था। तहजीब सोफे पर बैठ गई और मैं भी उसके बराबर ही में बैठ गया। किंग पुश्त पर हाथ बांधे टहल रहा था। वो दफातन मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हारे और टोनी के दरमियान परसों होने वाले किसी झगड़े पर गुफ्तगू हो रही थी। किंग ने कहा, वो क्या मामला था? कोई खास बात नहीं थी किंग, मैंने बेपरवाही से कहा। यह उस वक्त की बात है जब हम लोग इस कैंप में पहुंचे थे। उसके थोड़ी देर बाद मैं टहलने की गर्ज से बाहर निकला। रास्ते में एक जगह ये लोग बैठे हुए थे। मैं दूसरी तरफ देखकर चल रहा था कि टोनी ने टांग अड़ाकर मुझे गिरा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैंने उसे जानबूझकर ठोकर मारी है, लिहाजा मैं उससे माफी मांगूं। मेरे ये कहने पर कि गलती मेरी नहीं है, उन्होंने हस्बे तौफीक खासी बेदर्दी से मेरी पिटाई की। फिर क्या हुआ? किंग ने बेचैनी से पूछा। होना क्या था? मैंने बेपरवाही से कहा। मैंने उन लोगों से माफी मांग ली। तुमने? किंग ने हैरत से मेरी तरफ हाथ उठाकर कहा, मुझे यकीन नहीं आता। अगर तुम चाहते तो उन सब के दिमाग ठिकाने लगा सकते थे। उस वक्त मैं मजबूर था किंग। मैं नहीं चाहता था कि कैंप में किसी किस्म का हंगामा बरपा हो और मैं लोगों का मरकज़े निगाह बनूं, लेकिन मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उन सब को सबक देना जरूरी है। किंग का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मुझे अफसोस है कि मेरे कैंप में तुम्हारे साथ इस किस्म का सलूक हुआ। कोई बात नहीं अंकल, मैंने हंसकर कहा। यह सब कुछ तो होता ही रहता है। टोनी और उसके साथियों को इस हरकत की सजा मिलेगी। किंग गुराया, और उन्हें माफी भी मांगना पड़ेगी। इसकी क्या जरूरत है अंकल? मैंने कहा, टोनी को तो पहले ही खासी सजा मिल चुकी है, वो और बात है। किंग ने कहा, टोनी का काम तो यह है कि कैंप में किसी किस्म का हंगामा न होने दे और यहाँ मुकीम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी बजाय खुद जुर्म है, जिसकी सजा उसे मिलना इंतहाई जरूरी है। तुमने ये वाकया मुझे भी नहीं बताया। तहजीब शिकायती लहजे में बोली। अगर इस वक्त मैं मौजूद ना होती तो ये बात अब भी मेरे इल्म में न आती। बताने का फायदा कुछ न होता। मैंने कहा, तुम बिला वजह परेशान हो जाती। किंग अटलस फिर टहलने लगा था। यूं मालूम होता था जैसे वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। मैं और तहजीब खामोशी से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फेरिक्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। किंग ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। गो मेरे और उसके दरमियान कारोबारी इख्तिलाफात रहे। वो मेरी सरगर्मियों को नापसंदीदगी की निगाह से देखता था और मुझे उसकी शराफत से चिढ़ थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी औलाद इतनी बासलाहियत होगी। फेरिक्स के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं अभी इस लड़की से बात कर रहा था। इसने मुझे साफ साफ बता दिया है कि तुम लोगों का जरिया माश भी ऐसा ही है, यानी जरूरत पड़ने पर काम किया जाए, दौलत कमाई जाए और उसके बाद ऐश किया जाए। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैंने तो ये बात आपको पहले ही बता दी थी अंकल। मैंने कहा, हाँ तुमने बताया था, लेकिन तुम्हारे बताने का अंदाज ऐसा था कि उससे कोई वाज़े मतलब अखज करना मुमकिन नहीं था। मैं खुलकर आपको अपने जरिया माश के बारे में कैसे बता सकता था अंकल? मैंने कदरे झिझकने की अदाकारी करते हुए कहा, आप डैडी के दोस्त और मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे तकल्फात बरतने की जरूरत नहीं है भाई। किंग ने बेतकल्फी से कहा, मुझसे हर बात खुलकर और साफ साफ करो। तुम्हारा अंकल तुम्हें कुंदन बना देगा। तो फिर अंकल, मुझे ये बताने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हम लोग हुसूल दौलत के लिए कानून की जरा बराबर भी परवाह नहीं करते। हमें तो दौलत चाहिए, इसके लिए हम हर काम करने को तैयार रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे बच्चों, तुम सेहतमंद सोच के मालिक हो। कानून का ख्याल करने वाले बुज़दिल होते हैं। आदमी को सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए, बाकी सब बाद की बातें होती हैं। बिल्कुल यही ख्यालात हमारे भी हैं अंकल, मैंने खुश होकर कहा। अगर मुझे पहले से इल्म होता कि आप हमारे हम ख्याल हैं तो मैं पहले ही अपने बारे में आपको सब कुछ बता देता। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुम लोग मेरे लिए कितने कीमती असासे की हैसियत रखते हो। अगर तुम आम हालात में मुझे मिले होते तो मैं सिर्फ फेरिक्स के यानी एक दरीना दोस्त के बच्चों की हैसियत से तुम्हें खुश आमदीद कहता, लेकिन जिन गैर मामूली हालात से गुजर कर तुम मुझ तक पहुँचे हो उसने तुम्हारी कदरों कीमत का तायुन कर दिया है। तुम्हारी सलाहियतें मुझ पर पूरी तरह उयां हो गई हैं। आप भी हमारी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते अंकल। मैंने कहा,
मुझे यकीन है कि हमारी माली हालत बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ न कुछ जरूर सोचा होगा।